हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय आर्य सर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया लेक्चर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। के नियम की सीमाएं। केनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, अब हेनरी के नियम की जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, वो हर जगह अलग अलग होती है। ठीक है, लिखो इसमें पहले तो इसको समझाएं। लिखो, दाब अधिक ना हो। सीमाओं में पहला लिखिए, दाब अधिक ना हो। तो हेनरी के नियम की सीमाओं में ये बताया जा रहा है कि दाब अधिक ना हो, ताप कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। ठीक है, द्रव व गैसों की अवस्थाएं समान। ये चार जो नियम है, ठीक है, ये हेनरी के इसमें बताया जाता है। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ इस तरीके से जो बताया, एक एक नियम को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बताया जाता है कि दाब अधिक ना हो। देखिए, सबसे पहली चीज जो दाब के बारे में बताया, तो हम लोग अभी देखें कि हेनरी का जो नियम है वो एक तरीके से आंशिक दाब पर कार्य करता है। ठीक, आंशिक दाब पर कार्य करता है। तो इसीलिए बता रहा है कि अगर दाब अधिक होगा, जैसे एक ही तत्व आप लेंगे उसमें, ठीक है, जैसे बहुत सारे गैसों का मिश्रण होगा, लेकिन लेंगे हम लोग कौन सा, सिर्फ एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट उसमें लेंगे, तो अगर एक ही एलिमेंट पर जो हम लोग बहुत ज्यादा दाब लगा देंगे, या वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है, उसके ऊपर से भी हम लोग अगर दाब लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण से वो जो एलिमेंट लेंगे उसके बॉन्ड जो होंगे, जैसे एक ही एलिमेंट दूसरे से तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो उसके बॉन्ड जो है या जो इसके आयन है वो धीरे धीरे क्या होने लेंगे, कम से कम, मतलब बहुत कम मात्रा में क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, किस तरीके से, मतलब डिस्चार्ज होने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे दाब ज्यादा प्रेशर के साथ लगता रहेगा उस पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होने लगेंगे। फिर अगला बताया जा रहा है कि ताप कम ना हो। ताप अगर कम हो जाएगा तो सबसे बड़ी चीज है कि आयनीकृत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं हो पाएंगे, आयनीकृत नहीं हो पाएंगे, यानी कि आयन नहीं बना पाएंगे। ठीक, आयनीकृत नहीं हो पाएंगे मतलब कि आयन क्या, कि वो अपने जो दूसरे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो उनको छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे आपका H2O हो गया, ठीक है, या CO2 हो गया, ठीक, या फिर HCl हो गया, कोई भी चीज है, अगर उस पर ताप कम हो जाएगा तो वो किसी भी तरीके से क्या होगा, वो दूसरे जो दूसरे एलिमेंट है उनसे क्या हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो अगर वो ज्यादा ताप नहीं बढ़ाया जाएगा तो ना हाइड्रोजन अलग होगा ना ही क्लोरीन अलग होंगे। तो इसलिए बता रहा है कि ताप कम ना हो। ठीक, अब फिर दिया गया है कि गैस ब्लैक में बहुत कम विलय, तो NH3 है या HCl है, तो ये एक तरीके से जो बताया ना कि गैस ब्लैक में बहुत कम विलय होते हैं, तो NH3 जो होता है या अमोनिया जो होता है, ये बेंजीन में बहुत कम से कम विलय होते हैं। ठीक, ये तो ब्लैक के रूप में, लेकिन ये बेंजीन में बहुत कम से कम मिलते हैं। ठीक, लेकिन हाँ ये है कि जब हम लोग कार्बन रसायन पढ़ेंगे तो उसमें हम अमीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमीन के बारे में, तो अमीन जो होता है वो NH2 होता है। ठीक, और यहाँ हम क्या बता रहे हैं, NH3 के बारे में, अमोनिया के बारे में बता रहे हैं। तो अमीन जब बनेगा तो बेंजीन के साथ बनेगा, बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन जब आपका अमोनिया या HCl रिएक्शन करेगा तो उसके साथ बहुत कम से कम विलय होते हैं। तो यही यहाँ दिया गया है कि गैस विलायक में बहुत कम विलय होंगे। तो गैस विलायक में बहुत कम कौन विलय होंगे, एक आपका अमोनिया और एक आपका HCl। ठीक, तो ऐसे ऐसे बहुत से तत्व हैं जो क्या होते हैं, बहुत कम से कम दूसरे तत्व के साथ विलय का काम करते हैं। ठीक, या विलायक क्या करते हैं, कार्य करते हैं, विलायक बनाते हैं। ठीक, फिर आगे दिया गया है कि द्रव व गैसों की अवस्थाएं समान हो। जो द्रव हो और जो गैस हो उसकी अवस्था समान हो। अवस्था मतलब देखिए किस तरीके से, अवस्था आपको पता है कि चार प्रकार की होती हैं, मतलब होते वैसे तीन है, लेकिन आपने उसको देखा होगा। हाँ, अवस्थाएं कितने स्टेट जो होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, जो कि आपकी सॉलिड स्टेट और फिर गैस और फिर लिक्विड और साथ साथ प्लाज्मा। ठीक, ये चार अवस्थाएं आपकी होती हैं। तो इसमें यही बताया गया कि जो द्रव जो हो, जो गैस हो, उसकी अवस्था समान हो। अगर आप सॉलिड ली हैं तो सॉलिड ही गैस भी होगा। ठीक, अगर आप द्रव ली हुई है, ठीक है, तो गैस ली उसी तरीके से क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक, तो दोनों अवस्थाएं क्या हो, समान हो। गैस और द्रव की दोनों अवस्थाएं क्या, यानी गैस ली है तो गैस ही लेंगी, द्रव ली है तो द्रव ही लेंगी। ठीक, सॉलिड ली है तो सॉलिड ही लेंगी। तो ये चारों नियम जो है हेनरी के नियम की सीमाओं को क्या करते हैं,
व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे, अब ये आपका खत्म होता है यहाँ पर। ठीक, अब हम लोग समझेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कि हेनरी के नियम, जो हेनरी का नियम है वो हमारे लिए कहाँ कहाँ प्रयोग में होता है, किस किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जैसे हेनरी के जो अनुप्रयोग है या हेनरी के जो उपयोग है वो हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे वायुमंडलीय में भी, हमारे वायुमंडल में भी क्या होते हैं, हेनरी का नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और आप समझिए और किस तरीके से होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, चलो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेडिंग डालो, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए क्या होता है ये, इसको प्रयास करें कि आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें लिखाएंगे तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक दिए हैं। ठीक, क्योंकि ये हमारे डेली जीवन के बेसिस, मतलब डेली जो हम लोग देखते हैं उन्हीं के ऊपर जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें हैं टॉपिक वाइज हम लिखा देंगे आपको, लेकिन कुछ चीजें समझने का प्रयास करिए। ठीक, देखिए इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है, जैसे बताया जाता है कि जब हम लोग बहुत ही भारी, मतलब जैसे हम लोग चढ़ाई पे चढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ चढ़ाई पर चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ चढ़ने चले गए, ठीक है, तो या फिर समुद्र तल के नीचे चले गए, ठीक है, जो हम इन सब जगहों पे चले जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बताया जाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर आंशिक दाब कम होने लगता है। जो ऑक्सीजन होता है ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने, क्योंकि अपने वायुमंडल में अगर देखा जाए तो सिर्फ अकेले ही, सिर्फ ऑक्सीजन पर देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में 21% तक ऑक्सीजन पर आंशिक दाब लगता है। ठीक, 21% तक आंशिक दाब किस पर लगता है, सिर्फ ऑक्सीजन पर। ठीक, तो इसी के कारण से जब हम लोग बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे मान लें कि आप वैष्णो देवी चले गए, अमरनाथ की यात्रा करने चले गए, ठीक, या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने चले गए, ठीक, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आंशिक दाब के कारण से। तो जब कम होने लगती है तो सबसे बड़ा रीजन वहां पर क्या हो जाता है, आपको बताया जाता है कि आप वो लेकर के जाइए, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाइए। ठीक, कि कहीं समस्या हो इसकी तो आप क्या करिए, उसको लगा सके। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके से हेनरी का नियम क्या करता है, कार्य करता रहता है। ठीक, फिर आगे बताया जाता है कि आप, क्या बताया जाता है कि जो आप देखे होंगे कि आपने सोडा वाटर पिया होगा, सोडा वाटर पिए हैं, ठीक है, तो उसको जो आप देखेंगे उसको भरते हैं तो ऊपर झाग जैसा बन जाता है। सोडा वाटर छोड़िए, आपको मैं ऐसे बता दें, जब आप स्प्राइट लाइए या हम सब कोई भी वो लाइए, कोल्ड ड्रिंक लाइए, ठीक है, तो उसको हाँ प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें बहुत भारी मात्रा में और बहुत ज्यादा दाब लगाकर CO2 भर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए भर दिया जाता है कि इसके जो स्वाद है और जो आंशिक दाब इसके अंदर लग रहा हो वो कभी खत्म ना हो, क्योंकि अगर लूज हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए CO2 की मात्रा, और आप जो सोडा वाटर पीते हैं उसमें भी CO2 की मात्रा रहती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भी आंशिक दाब क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, सोडा वाटर हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया, इस पर भी क्या होता है, सोडा वो क्या करता है, वो आंशिक दाब कार्य करता है। ठीक, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में, कि जैसे हम लोग ये बताया, अभी हमने आपसे बताया कि जब हम लोग ऑक्सीजन, जब हाँ जब हम लोग पर्वत पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग समुद्र स्थल के नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन की समस्या होती है, क्योंकि पानी के अंदर हम लोग को जो जो समुद्र जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, गोताखोर कहा जाता है। ठीक है, या स्क्रू ड्राइवर जो होते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो नीचे समुद्र में क्या करते हैं, वो चीजों को खोजने के लिए जाते हैं, तो पीछे सिलेंडर ऑक्सीजन का बांधे रखते हैं। ठीक, और वो बहुत हल्का हल्का सांस लेते रहेंगे कि बहुत जल्दी सिलेंडर खत्म ना हो जाए, तो नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण से ना उनके हड्डियों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, उनके शरीर में, और शरीर में जो वो होते हैं नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, उनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आपको एक चीज और बता दें कि जैसे आपके हाथ हैं, ठीक है, और जब इसको उसको फोड़ते हैं, हड्डियां जब आपकी टूट टूट फुट करके फूटती हैं, तो ये क्या फूटती हैं, ये हड्डियां नहीं टूट रही है, फूट रही हैं, इनके बीच में जो भरा हुआ, जो बीच में जो गैप रहता है उसके अंदर नाइट्रोजन भर जाते हैं। ठीक, और जैसे आपको फोड़ती है तो पुट से फूटता है नाइट्रोजन। ठीक, तो नाइट्रोजन वो फूट के फिर पूरे शरीर में फैलने लगता है, तो इससे आपके शरीर की थकान दूर होने लगती है, आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये हड्डियों के बीच में आपके नाइट्रोजन भर जाता है। यही प्रक्रिया जब आप समुद्र के, और ये प्रक्रिया जब समुद्र, जैसे इस वक्त होगा तो 5-6 दिन पर होगा आपकी ये टूटेगी हड्डियां, लेकिन जब आप समुद्र में जाने लगेंगे तो ये बहुत तेजी के साथ होता है, तो वहां पे नाइट्रोजन आपकी हड्डियों में भर जाएगा बहुत भारी मात्रा में, और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जब वो बाहर निकलते हैं गोताखोर लोग, तो उनके शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हर एक जोड़ों पर बैठ जाता है, तो बहुत ही बहुत मतलब बहुत उसके साथ दर्द के साथ वो बाहर निकलते हैं गोताखोर, तो धीरे धीरे उनको क्या किया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, या हड्डियों को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा जाता है, जिसके कारण से फिर क्या होता है, वो सही होता है।
तो इस तरीके से आंशिक दाब क्या करते हैं, हमारे शरीर पर भी कार्य करा करते हैं, चाहे आप पहाड़ पे चढ़ जाएं और चाहे आप समुद्र तल पर चले जाएं। ठीक, तो इस तरीके से कार्य करता है। तो आज हम लोग यहाँ इस चीज को समझ चुके हैं, किसी चीजों के बारे में, हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है, डाल्टन ने किस तरीके से हेनरी के नियम को समझाया। ठीक है, हेनरी के ग्राफ के बारे में, हेनरी के वो क्या कहते हैं, हेनरी के नियम की सीमाओं के बारे में, और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। अब आप लोग, तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक, और जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, उसको आप कमेंट करिए और उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।